जापान की एक कला गोल्डन जॉइनरी के तहत जापानी लोग टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को दोबारा जोड़ने के लिए सोने का ग्लू इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करके वो उन मिट्टी के बर्तनों की सुंदरता और कीमत दोनों बढ़ाते हैं। हमारे आज के गेस्ट भी कुछ टूट कर दोबारा जुड़े, वो उनके जख्मों की दरारों में सोने की चमक थी। उन दरारों ने उन्हें जीने की नई हिम्मत और दिशा दिखाई। उन दरारों ने उस मतवाले को एक नई पहचान दी। चलिए मिलते हैं आज के गेस्ट डॉक्टर जसपाल सिंह जी से। जरूरी नहीं जो खरे सोने सा है वो हमेशा चमके भी। जरूरी नहीं जो फकीर भटक रहा है मस्ती में वो गुम है कहीं। बरगद का बूढ़ा पेड़ तूफान में टूटकर बिखर जाए ये होगा नहीं। और वक्त का दीमक विश्वास की गहरी जड़ों को खोखला कर पाएगा नहीं। पर ये होगा जरूर कि राख से उठेगी चिंगारी और अंधेरों का सीना चीर कर निकलेगा उजाला और घने जंगलों से निकलेगा रास्ता और उस पर चलेगा एक मतवाला। सभ्यताएं, संस्कृतियां, सिविलाइजेशंस शिक्षक के कंधे पे सवार होकर अपनी ऊंचाइयां छूती हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एंटरटेनर्स, इनका समाज में एक रोल है, मगर जो मूल्य वैल्यूज हैं उसमें जान फूंकता है शिक्षक। समाज का मॉरल कंपस जो है वो शिक्षक सेट करता है। आप शिक्षक हैं। आपकी जिंदगी ये कहती है कि आपका सफर शुरू हुआ एक रेफ्यूजी कैंप में, कांगड़ा में, और वहां से आपने साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में आपने अवार्ड जीते। वहां से लेकर उन बुलंदियों को छूना आसान काम तो नहीं होगा। चलिए बात शुरू करते हैं आपके बचपन से, जब आपके पिताजी जो फौज में थे उनको पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तार कर दिया। जो मैंने अपने बड़ों से सुना है और जहाँ तक मेरी नॉलेज में वो सारा वाकया है, हमारा सारा का सारा परिवार जो है मुजफ्फराबाद से, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहाँ से भारतवर्ष में इधर आया। और हमारे जितने भी परिवार थे जो मुजफ्फराबाद से आए थे उनको कांगड़ा ले जाया गया। कांगड़ा में योल कैंप है, आर्मी कैंप है, वहाँ रिफ्यूजी कैंप बनाया गया और वहीं हमारे सारे परिवार जो हैं वो बसा दिए गए। पर मेरे फादर जो हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, वो 47 में गिलगित के इलाके से, जो पूरा बर्फ का इलाका है, वहाँ से कुछ सिख फौजी जो हैं वो पकड़ लिए गए थे और उनको पाकिस्तान की जेल में रखा गया। जो हमारा सारा परिवार है, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और रिश्तेदार हैं हमारे, उनको नहीं पता था कि तीरथ सिंह नाम का जो हमारा बच्चा है वो जिंदा है या नहीं है। और 1950 में जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने खबर दी भारत को कि इस तरह से कुछ सिख कैदी हैं जो पाकिस्तान की जेल में है पिछले 3 साल से, फिर किसी समझौते के अधीन उनको रिहा किया गया। और तब कांगड़ा में ये पता लगा मेरे सारे परिवार को कि उनका बेटा तीरथ सिंह जो है वो जिंदा है। और फिर मेरी मदर से उनका रिश्ता हुआ था, फिर उनकी शादी हुई और उसी रिफ्यूजी कैंप में फिर मेरा जन्म हुआ। तो मैं उनसे पूछा करता था कि जब आप जेल में थे तो आपके साथ क्या व्यवहार था, तो उनकी आंखें जो है नम हो जाती थी। जो 3 साल जेल में गुजारे हैं और जिस तरह का भेदभाव उनके साथ किया जा रहा था, तो वो सारे वाकया को जब मैं सुनता था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे फादर को फिर कंपनसेटरी ग्राउंड पर, क्योंकि बर्फ से उनके पैर जो हैं उन पर असर पड़ चुका था, शरीर पर असर पड़ चुका था,
तो उनको कंपनसेटरी ग्राउंड में कुछ और नौकरियां फौज में ही दी गई। तो उस तरह से जिंदगी गुजारी, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो क्या वो इतिहास जो आपके जहन में आज भी गूंजता है, पिताजी की आवाज, वो आपके अंदर नफरत पैदा करता है कि या वो जो आवाजें, वो तकलीफ, वो दर्द जो उन्होंने झेला है, उससे आपको ये कहीं पर इशारा मिलता है कि जो हमारे साथ हुआ या हमारे पिताजी के साथ में हुआ, ये दोबारा अब ना हो? एक तो मैं जरूर चाहता हूं कि भाई इस तरह किसी के साथ ना हो। खास तौर से जो व्यवहार उनके साथ होता था, जेल हो गई, उनको ले गए, वो अलग बात है। पर दूसरी तरफ ये है कि मुझे इस बात का एक लिहाज से मान है कि देश के लिए, अपनी धरती के लिए मेरे पिताजी की वो कुर्बानी है। पिताजी आपको बचपन में 3 पन्ने लिखवाते थे, अंग्रेजी, हिंदी और गुरुमुखी में। और शायद वही एक बीज उन्होंने बोया है जिसकी वजह से आपने लिटरेचर में ये बुलंदियों को छुआ है। लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है, वो उस जगह से होती है जब मेरे फादर, और हमारे कश्मीर में उस इलाके में ये एक प्रथा थी कि शाम को 1-2 घंटे जाके जरूर पढ़ना था। और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाया जाता था, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ाई जाती थी, इतिहास पढ़ाया जाता था, और जो विरासत है हमारी वो पढ़ाई जाती थी। और दूसरी तरफ मेरे पिताजी को एक खास लगन थी कि एक पन्ना पंजाबी का, एक पन्ना हिंदी का और एक पन्ना अंग्रेजी का। वो खुशखत बोलते थे इसको कि भाई अच्छा लिखाई होनी चाहिए। हाँ, और फिर रोज चेक करते थे, वो चेक रोज करते थे। रोज, कभी नहीं कभी। और कभी कभी मैं थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस वर्थ के पुराना कागज बीच में लगाने की कोशिश करता था। पर उसके बाद जो मेरी हालत होती थी वो मैं बता नहीं सकता। तो वो कहते थे, बेटा मैं ये देख चुका हूँ और ऐसा दोबारा कभी मत करना। तो मुझे तीनों भाषाओं में कुछ ना कुछ लिखना, कुछ ना कुछ पढ़ना, मेरी शुरुआत हो गई जिंदगी की। पिताजी से इतना प्यार, मगर पिताजी ने कहा था आपसे बचपन में कि कभी पॉलिटिक्स की तरफ नजर भी मत डालना, और खास करके रिलीजियस, धर्म से कनेक्टेड कोई जो पॉलिटिक्स है उसके तरफ तो बिल्कुल नहीं। मगर आपने बिल्कुल उल्टा किया। मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, मेरी सिलेक्शन हो गई थी खालसा कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एज लेक्चरर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो मेरे को छोड़ने के लिए पिताजी आए हैं स्टेशन पर, गाड़ी अभी नहीं आई थी। तो मुझे बोलते हैं, बेटा मैंने तेरे से एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो। कहता बेटा सियासत में कभी नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं, आपको पता नहीं क्यों शक। तो कहने लगे, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ना। और कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है। 1975 में मेरी सिलेक्शन हुई थी, 1975 की बात है। तो 1979 में मैंने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शन लड़ी। और मैं इलेक्शन लड़के अभी 4-5 दिन बाकी थे इलेक्शन में, तो मेरे पिताजी दिल्ली आ गए। जब घर में आए तो मैं भाग गया वहां से, इधर उधर हो गया कि मैं अब क्या जवाब दूंगा। तो मैं डर रहा था कि मैं कैसे अंदर जाऊं। वो अंदर बैठे थे, मेरी वाइफ उनको चाय पिला रही थी, मैं बाहर सुन रहा था कि पिताजी अंदर। फिर मैं अंदर गया, जाके मैंने पैर हाथ लगाए, मैंने पापा जी सत श्री अकाल। पापा जी कहते ने पुत्र बाज नहीं आया ना तू। मैं कहा नहीं पापा जी, मेरे नाल बड़ी जबरदस्ती की है, जबरदस्ती मनु हाँ हाँ तेरे पैरां च हाथ लाया होना कि तू नहीं लड़ेगा तो गल नहीं बनेगी। मैं कहा पापा जी हुन जो है। तो फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा बीत गया। तो मेरे पिताजी बोलते हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि पिता क्या होता है, ये इसको समझने के लिए मुझे वो इंसिडेंट कभी नहीं भूलता। तो मुझे पूछते हैं हाल की है इलेक्शन दा, सिचुएशन की है। मैंने कहा ये क्या हुआ। एकदम मुझे पूछने लगे सिचुएशन क्या है। मैं कहा पापा जी हारांगा, जरूर हारांगा, क्योंकि मैं तो नवा आया दिल्ली च मनु। ते कहने लगे क्यों हारेगा। मैं कहा जी दवानी मेरे कोल नहीं, पैसे मेरे कोल है नहीं लड़न वास्ते, और मेरा कोई। तो उन्होंने ऐसे अपना हाथ जो है यहाँ डाला और इतने पैसों की गड्डी, ऐला फड़, ये पकड़। पकड़, पैसे पीछे ना हारी, हूं लड़दा पे ते लड़। तो मैंने कहा ये होता है पिता कि कह रहा था कि भाई कभी वहां सियासत में नहीं जाना, हाँ, देखना पर नहीं। अब बेटा फंस गया है उस सियासत में। बोलता जीत।
मैं फिर इलेक्शन वो 4-5 दिन रह गए थे, मुझे मदद मिली, उनका आशीर्वाद भी मिला और मैं इलेक्शन जीत गया। फिर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बन गया मैं, और मेरी एक लिहाज से उस दौर में वहाँ से शुरुआत हुई। आपके पड़ोसी के साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा था। सुना है कि उनके बेटे की शादी थी और आ, उस बेटे ने गुरुद्वारा को बचाने में कुछ ऐसा कमाल किया जिसका जिक्र हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, मेरा जहाँ घर था, उससे एक गली छोड़कर एक छोटा-सा गुरुद्वारा, जो मोहल्ले में गुरुद्वारे होते हैं, जी। और वो हिम्मत सिंह नाम के एक सरदार जी थे, वो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे, उनका बेटा था। उसकी 7 नवंबर को शादी था। उससे 4-5 दिन पहले वो मेरे घर आए थे। वो कहते हैं, "नहीं, आप फिर बिज़ी हो जाओगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शादी पे।" मैं कहा, "मैं पक्का आऊँगा आपकी शादी पर।" वही बच्चा जिसकी 7 नवंबर को शादी थी, वो गुरुद्वारे के दरवाजे पर ऐसे खड़ा हो गया जब भीड़ उधर गई। तो अल्टीमेटली हमारा वहाँ जो इलाका है, उसमें घरों के बाहर सीढ़ियाँ कम हैं और बड़ा पत्थर होता है, एक ही पत्थर जो है वो रख देते हैं, तो ऊपर चढ़ने के लिए। मकान ऊंचे हैं, सड़क थोड़ी नीचे है, नीचे थी, तो वो एक पत्थर उठा के उस लड़के को नीचे गिराया और पूरा पत्थर उसको मार दिया। कहते हैं जिस समाज में ये शक्ति नहीं होती है कि लोगों की दर्द की कहानियां सुनने की, वो समाज कभी पीसफुल हो ही नहीं सकता है। उसका एक एक्सप्लोजन होगा। आपको क्या लगता है कि ये मुल्क पे एमनीजिया आप थोप नहीं सकते कि आप इसको भूल जाओ? ये क्या लाचारी है, ये क्या मजबूरी है हमारी कि आज भी हमारे सिख भाई जो है, जो हमारे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव है, हिंदुस्तान को अगर वर्ल्ड स्टेज पे पहचान मिलती तो पगड़ी वाले सिख से मिलती है। Why are we so cowardly? तो मुझे लगता है कि जो आप ने वो वाली बात कही कि क्या इस तरह के जो वाकयात हैं, जो हमारे साथ बीते हैं, तो उन वाकयात को हम भुला तो नहीं सकते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं कई बार हैरान होता हूँ कि गुरु नानक हमारे धर्म गुरु हैं, पर उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोस्त में देही करता, जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पे ही कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। अल्लाह को, भगवान को गुरु नानक बोल रहे हैं। बाबर यहाँ आ गया है और स्त्रियों की बेपत्ती हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। तो ये गुरु नानक देव पातशाह जो हैं, वो रिएक्ट करते हैं जब देश पर, देश की अजमत पर जब कोई हमला करने के लिए आता है। मैं और बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। जब गुरु गोविंद सिंह पातशाह के 4 साहिबजादे, 2 साहिबजादे छोटे जो हैं, निहों में चिणे जा रहे हैं। 9 साल वाला बड़ा है, 7 साल वाला छोटा है, और जब वो दीवार ऊपर चढ़ रही है, तो बड़ा वाला जो है, उसकी आंखों में आंसू हैं। तो छोटे वाला पूछता है, "क्यों वीर, की हो गया? डर गया मौत तो?" कहता, "नहीं, मौत तो नहीं डरिया, मैं तेरे तो पहले आया, पर मरेगा तू मेरे तो पहले, क्योंकि दीवार ऊपर चढ़ रही है। 7 साल वाला पहले दीवार में उसकी मौत हो सकती है। तो बड़ा भाई की आंखों में आंसू है कि मरना मुझे पहले चाहिए, कहीं तू ना दीवार में दब के मर जाए।" ये हमारा इतिहास है कि इस तरह की शहादतें सिखों ने दी हैं, गुरुओं ने दी हैं, गुरुओं के बच्चों ने दी हैं, और वो दी इसलिए है कि ये जो हमारा देश है, हमारा समाज है, ये जो हमारी विरासत है, उसकी किस तरह से साम संभाल की जा सके। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह हैं, और दूसरी तरफ जो हमें अपने गुरुओं ने जो हमें विरासत दी है, जो शिक्षा दी है, वो शिक्षा अपनी जगह है। यहाँ पर शिक्षा सबसे महंगी हो गई, क्वालिटी शिक्षा। मगर जब शिक्षा एक तबके के लिए सिर्फ पैसा कमाने का औजार बन जाए, दूसरे को डोमिनेट करने का औजार बन जाए, तो उसमें ये आप इतने बड़े मुल्क में कैसे ये दो तबकों को एक साथ खड़ा कर पाएंगे? तो सिर्फ एजुकेशन देना अपने आप में मंजिल नहीं है, और शिक्षक अगर पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है, ये जो सम्मान मिलता है, ये जो आपके तरफ ये जो हड्डियां फेंकी जाती हैं, आपने बड़ा काम किया, इससे आपको वो शिक्षक को बांधा जाता है। आज के
समाज में क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि सब के सब पावर स्ट्रक्चर में शामिल हो गए हैं और कोई किसी में मॉरल अथॉरिटी है ही नहीं ये बोलने की कि हम एक गलत दिशा पे चल चुके हैं। सिर्फ इकोनॉमिक अबंडेंस से तो बात नहीं बनेगी। अगर अंदर की भिखमंगी जो आपकी है, अपनी अंदर की जो कंगाली है, जब तक वो उससे आप आंख नहीं मिलाएंगे, तब तक ये कैसे आपका ये इतना बड़ा मुल्क संभलेगा? ये आप बहुत बहुत पते की बात आप कह रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा है जी। और शिक्षा का जो ढांचा है सारा, उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मैं कई बार कहता हूँ जो हमारा ट्रेडिशनल लिटरेचर है वो बहुत बड़ा है, हमारी विरासत बहुत बड़ी है, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, और लेकिन हम उसको अपनी जनरेशन तक आगे पहुंचाने में बहुत कामयाब नहीं हो रहे। और हम सिर्फ वक्ती नौकरी लेने के लिए या सिर्फ चार पैसे कमाने के लिए अगर मैं शिक्षा का इस्तेमाल करूंगा और उसी के दायरे में बंद कर दूंगा, तो शिक्षा का असली मनोरथ जो है वो कभी कभी हम अचीव नहीं कर सकते। जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको संभालना चाहिए और उसको अगली जनरेशन तक पहुंचाना चाहिए, और एजुकेशन में उसका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, बड़ी भारी भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक को शिक्षा देने का वक्त है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपका कर्तव्य है कि जो आपसे कमजोर है उसका हाथ थाम कर आप उसको बराबर के लेवल पे लाएं, क्योंकि यही शायद यही जो यही मैंने बिल्कुल समझा बिल्कुल आप बिल्कुल लोगों से, बिल्कुल। आपके मजहब से, क्योंकि शिक्षक शिक्षक जो है वो लोगों के दर्द और तकलीफ से अपने आप को काट ही नहीं सकता, मगर बशर्ते वो अपने आप को उस पूरे पावर के खेल से बाहर रखे। मैं एक बात आप जो कह रहे हैं उससे साझी करना चाहता हूँ। जी। एक मिनट मेरे मन में एक बात आई है। गुरु ग्रंथ साहब की आप अगर बनावट देखें, उसका उसकी कंपोजिशन देखें, तो जहाँ गुरु नानक की बानी है, जहाँ गुरु अंगद देव की बानी है, गुरु अमरदास की, गुरु 6 गुरुओं की बानी है गुरु ग्रंथ साहब में, वहाँ 15 भक्तों की बानी भी है। मैं एक बार महाराष्ट्र में गया तो मैंने नामदेव का दिन मना रहे थे वो, तो मैंने कहा कि आप नामदेव को कितनी बार नमस्कार करते हो? मराठाओं से, महाराष्ट्रियन से पूछा, तो मैंने कहा मैं रोज नमस्कार करता हूँ नामदेव को। तो एकदम ऐसे देखने लगे। अन्ना हजारे प्रधानगी कर रहे थे जी, उस जी। सेमिनार की। तो फिर मैंने कहा आप पूछोगे कैसे नमस्कार करता हूँ? नामदेव की बानी गुरु ग्रंथ साहब में है, तो मैं सुबह जब गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकता हूँ तो नामदेव को भी उसमें टेकता हूँ। ये जो एक रिवायत और एक कंपोजिशन जो गुरु ग्रंथ साहब की है, जो उसकी एडिटिंग करके और फिर गुरु उसको गुरु का दर्जा देकर और फिर उसको नमस्कार करने की प्रथा जो डाली गई, ये बात जो है लोगों को हम बता नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है कि लोगों को हमारी विरासत और हमारा इतिहास जो है उसके साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, हम कुछ और पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे एक बात साझी करूंगा कि गुरु ग्रंथ साहब का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया और मुझे भी बुलाया गया, जिन्होंने ट्रांसलेशन किया था, कि अब्दुल कलाम साहब के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब से कि इसको रिलीज करें जब ये पूरा वॉल्यूम तैयार हो जाए। तो हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए 3-4 पेज का नोट बना के दीजिए मुझे गुरु ग्रंथ साहब पर, तो फिर फंक्शन की डेट फिक्स करते हैं और रिलीज कर देंगे हम। तो मैंने वो नोट बनाया, जब नोट दे दिया उनको, बना के भेज दिया, और उसके 3 दिन बाद हमारी फिर मीटिंग थी, तो वो सामने उस जो 3-4 सफ़े रख के बैठे हुए थे अब्दुल कलाम साहब, तो पूछने लगे ये किसने लिखा है? तो उन्होंने बताया जी ये हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर जसपाल सिंह, इन्होंने लिखा है। तो कहने लगे आपने इसमें क्या लिखा है? मैंने कहा क्या लिखा है? क्या आपने लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद की बानी है? तो मैंने कहा हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद की बानी है। कौन से फरीद हैं ये? मैं कहा जी वही फरीद हैं, पाकपट्टन वाले, मटन वाले, शेख बाबा फरीद, उनकी बानी है गुरु ग्रंथ साहब में। अरे गुरु ग्रंथ साहब सिखों का गुरु है और बाबा फरीद की बानी है उसमें। मैंने कहा हाँ जी, उसमें गुरु बाबा फरीद की बानी है। तो चुप हो गए एकदम। फिर कहने लगे अगर इसमें शेख बाबा फरीद की बानी है तो दुनिया को बताते क्यों नहीं हूँ? मेरे मुंह से निकल गया जी हम तो बताते हैं। कहने मैं राष्ट्रपति हूँ देश का, मुझे तो पता नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद की बानी है। ये जो हमारी रिवायत है, हमारे पास गुरु ग्रंथ साहब जैसा ग्रंथ है जिसमें बाबा फरीद की बानी भी है, जो जो लिखता है बेनिवाजा कुत्ते ए ना पल्ली रीत, कभी चलना आयो पंजे वक्त मसीत।
उठ फरीदा वजू साज सुबह निवाज गुजार, जो सिर साईं ना निवे सो सिर कप उतार। तो ये बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में है। और जब गुरु ग्रंथ साहब का संपादना हो गई 5वें गुरु ने की, तो उसमें शामिल करके बाबा फरीद की बाणी, तो उसको गुरु 10वें गुरु के वक्त उसको हमेशा के लिए गुरु स्थापित कर दिया गया, गुरु ग्रंथ साहब को। तो सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है। तो मुझे कई बार लगता है कि शायद हम भी फेल हो गए हैं ये सारी बात दुनिया को बताने में। जो राष्ट्रपति हमें ये बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं पता कि बाबा फरीद की बानी गुरु ग्रंथ साहब में है। तो मुझे कई बार लगता है कि हमारी शिक्षा में ये बहुत से एस्पेक्ट हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, उन तक जाने चाहिए, पर हम नहीं बता पा रहे। कहीं ना कहीं हमारी जो रिवायती हमारे संस्कार हैं, जो भी है, वो हम उन तक नहीं पहुंचा पा रहे। हम आपको थोड़ा बहुत पहचान पाए हैं, आपकी रोशनी हमारे दिल तक पहुंची, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कर न सके जो तूने किया, पिंजरों से पंछी आजाद किया, अपना सब कुर्बान किया, सरबत दा तूने भला किया, तू नानक दा पुत्र शेर है, तू नानक दा पुत्र शेर है, तूने इतिहास रचाया।